आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बेसिकली पता ही है जो हमने मतलब आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, फोर्स मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। दुनिया में बहुत सारे फोर्सेस हैं। इनमें से कुछ आपने पढ़े हैं, कुछ नहीं भी पढ़े। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स, कोहेसिव फोर्स, adhesive फोर्स, ऐसे करके बहुत सारे फोर्सेस हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ 4 फोर्स ऐसे हैं जिनको हम फंडामेंटल फोर्स कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये 4 फोर्स कौन से हैं। तो देखते हैं। इसमें से देर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहते हैं फंडामेंटल फोर्स। फिर सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो ये 4 फोर्स हमारे फंडामेंटल फोर्स हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इसमें से हमारा फर्स्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इसके बारे में एक्चुअली आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं। आज हम कुछ उसके बियॉन्ड कुछ अलग सीखते हैं, इसमें कुछ नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सबसे पहली बात आती है ग्रेविटेशनल फोर्स सीखने में कि ये किस पे लगता है, कहां से आ गया ये ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? तो एक बात आपको दिमाग में रखनी है कि जिसके पास भी मास है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। मींस दिस इज मास डिपेंडेंट फोर्स। कोई भी चीज जो आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, जैसे गैसेस हैं तो वो आपको नहीं दिखती। जैसे इस रूम में अभी ऑक्सीजन है लेकिन दिखती नहीं है, तो उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स है तभी ऑक्सीजन है यहाँ पे, नहीं तो कहां होती, है ना? और जो चीजें दिखती हैं हमें उन पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही है। इन शॉर्ट आप ऐसा समझ लो कि हमारे अर्थ पर जो कुछ भी है या नहीं है, मतलब नहीं है मतलब जो हमको दिखता नहीं है, बाकी तो है ही, वो सब बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रेंड्स, आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये जो नदियां होती हैं, रिवर्स या फिर ओशंस, समुद्र, ये सब जमीन पे ही क्यों बहते हैं? ये जो नदी नाले ये सब है जमीन पे ही क्यों बहते हैं, हवा में क्यों नहीं? पता लगा यहां से मस्त जा रहा होता पानी है, अपने ऐसे आगे मुंह करके धो लेते, है ना? अगर ऊपर बह रहा होता तो। लेकिन ये जमीन पे ही क्यों बह रहा है? तो इसका आंसर है कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही पानी जो है वो जमीन पे फ्लो करता है। तो आई होप कि बहुत सारी बातें ये क्लियर हुई। ऐसी बहुत कुछ है जो ग्रेविटेशनल फोर्स में हमको सीखना है, बहुत मजा आएगी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो शुरू कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि हमको कुछ भी रटना नहीं है। यहाँ हम सीखेंगे हाउ टू मेक डेफिनेशंस। मैंने पहले भी कहा था वही चीज कि हमको यहाँ पे डेफिनेशन बनाना सीखना है। फोर्स क्या है ये समझना है, रटना बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास 2 पार्टिकल, ये 2 पार्टिकल हैं जिनका एक का मास है m1 और दूसरे का m2। लेट अस कंसीडर 2 पार्टिकल्स हैविंग मास m1 एंड m2 एंड दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो इनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सीधा सीधा। इसमें क्या होता है कि LHS वाला अगर इंक्रीज होता है तो RHS वाला भी इंक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में LHS इंक्रीज होगा तो RHS भी इंक्रीज होगा। LHS अगर डिक्रीज होगा तो RHS भी डिक्रीज होगा। देखते हैं। अब यहां पे जो अभी मैंने बात बताई इसका मतलब क्या कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसका मास ज्यादा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा।
जिसका मास कम उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। है ऐसे कैसे, है ना? एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया आपके पास कुछ पेपर के पीसेस हैं, यहां रखें और उनको फूंक मारो तो क्या होगा? उड़ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। यही आपके पास सोचो, एक गैस सिलेंडर यहां पे रखा है या एक पत्थर यहां पे रखा है बड़ा सा, और उसको फूंक मारो, है चलो अपने दोनों मिलके फूंक मारे तो क्या होगा? उड़ जाएगा? नहीं, है ना? तो रखा ही रहेगा। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि वो कागज के पीसेस उड़ गए और वो गैस सिलेंडर या बड़ा सा पत्थर रखा रहा? तो यही कंसेप्ट है कि गैस सिलेंडर या वो पत्थर का मास ज्यादा था। मास ज्यादा था तो उनके ऊपर फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा था, और जो पेपर के पीसेस हैं उनका मास कम था, इसीलिए वो आसानी से उड़ जा रहे थे। ये चीज आई होप कि क्लियर हो गई आपको। दूसरी चीज है यहां पे कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसका मतलब क्या हुआ तो देखते हैं। अगर ये साइन ऐसा लगा हो और ये 1 अपॉन में हो तो इसको हम इनवर्सली कहते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर एलएचएस इंक्रीज होगा तो आरएचएस वाली चीज डिक्रीज होती है, यानी एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा हो तो फोर्स कम लगेगा, और अगर डिस्टेंस कम हो तो फोर्स ज्यादा लगेगा। हम अर्थ पे हैं तो हमारे ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यही हम टू m1m2/r²। अब यहां पे देखेंगे कि हम डेफिनेशन कैसे बन सकती है। तो F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली क्यों? क्योंकि नीचे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। एक बार फिर से सीख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये थी डेफिनेशन। आप यहां देख सकते हैं, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो सिंपल। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा यहां पे। तो कांस्टेंट क्या है? जी। F इक्वल टू Gm1m2/r²। ये कैपिटल जी, वेयर जी को कहते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये वैल्यू कहां से आई? तो ये बाय द एक्सपेरिमेंट फाइंड की जाती है। ये यूनिट कहां से आई तो ये मैं आपको सेकेंड चैप्टर में बताऊंगा। बहुत आसान है, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चीज याद रखना कि ये जो कैपिटल जी और स्मॉल जी, ये दोनों चीजें अलग अलग है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो दोनों को मिक्स मत कर देना। ये था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम इसी में इसकी कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बस जरूरत क्या है कि उसके पास मास होना चाहिए। मतलब जिसके पास मास है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ना? इसीलिए कोई भी चीज हो, कूड़ा कचरा कुछ भी, पेन पेंसिल, सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। हमारे अर्थ पे जो भी दिखता है या नहीं दिखता, बस मास है अगर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इट इज इसीलिए इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। सेकेंड है, इट इज लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज का मतलब क्या? लॉन्ग रेंज का मतलब होता है कि लंबी डिस्टेंस तक लगने वाला फोर्स। कैसे? हम अर्थ पे हैं तो हमारे ऊपर लग रहा है, यही हम प्लेन से ट्रेवल करते हैं तो प्लेन तो इतना ऊपर उड़ते हैं, प्लेन अर्थ पे वापस आता है तभी हम अपने घर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अब इतना ऊपर प्लेन वापस कैसे आया? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस वजह से। अगर हम अर्थ की बाइंडिंग, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चले जाएं तो प्लेन कभी वापस नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स।
थर्ड है इट इज वीकेस्ट फोर्स। वीकेस्ट मतलब बहुत कमजोर। अब यहां एक क्वेश्चन बनता है, सर आपने बोला कि ये लॉन्ग रेंज है, तो वीक कैसे? जो लंबी डिस्टेंस तक लगेगा वो वीक कैसे हो सकता है? चलो इसको समझते हैं। जैसे मान लिया कि आपको कोई एकदम मोटा ताजा आदमी खींच रहा है अपनी तरफ, तो क्या आप जा पाओगे? नहीं जा पाएंगे। यही अगर कोई पतला आदमी आपको अपनी तरफ खींचे और आपकी ताकत ज्यादा है तो चले गए, होगा ना ऐसा ही। उसी तरह से अब सोचो कि हम अर्थ पे चलते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर है। अगर यही बहुत स्ट्रांग होता तो आप हिल भी नहीं सकते थे, है ना? तो इसका मतलब है इट इज वीकेस्ट फोर्स। ये समझ लीजिए, ये जो चार फोर्सेस हमने पढ़े फंडामेंटल, इन सब में सबसे ज्यादा कमजोर फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्रेंड्स, बाकी के फोर्सेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।